हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम जो हैं अपनी एनसीईआरटी बुक की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्लासेस जो हैं हमारे 6th, 7th, 8th, 9th और 10th की जो सोशल साइंस है उसकी जो बुक्स हैं हमारी एनसीईआरटी की, उसे कंप्लीट करने की हम यहाँ से सीरीज़ जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो है फर्स्ट क्लास है सीरीज़ की, इसमें हम देखेंगे क्लास 6th का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये जो नाम है अपने आप में काफ़ी बातें डिफाइन करता है और आपको पता होगा एनसीईआरटी बुक की हर एक लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए आप कुछ भी चीज़ यूज़ करें उससे पहले एनसीईआरटी बुक आपको आनी चाहिए, यानी कोई बुक एक्स्ट्रा ले रही हैं हम, उससे पहले हमें एनसीईआरटी बुक अच्छे से कवर होनी चाहिए। क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसमें अपने आप ही हमें ये चैप्टर जो है इस नाम के आधार पर हम समझ सकते हैं कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। ये सारी बातें हमें कैसे पता चलेंगी, ये सारी बातें जो होती हैं हमारी हमारी जो हिस्ट्री है, जो अतीत है, उसमें जो ये बातें हुई हैं, इन सब के बारे में हमें कैसे पता चलता है। ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है रशीदा के सवाल से। रशीदा जो है बैठकर अखबार देख रही होती है, पढ़ रही होती है। अचानक उसके जो निगाह है यानी कि नज़र है उसकी सुर्खियों पर जाती है, जहाँ पर वो पढ़ती है 100 साल पहले। अब जैसे ही वो 100 साल पहले ये लाइन पढ़ती है, उसे जो है एकदम से यह सोचने को विवश हो जाती है कि जो ये 100 साल पहले जो चीज़ हुई थी इनके बारे में हमें अभी वर्तमान में कैसे पता चल जाता है। इसी चीज़ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और इसके बारे में अब जो है कैसा पता लगाएं, यानी कि जो भी चीज़ जो होती है आपको पता होगा, यानी कि अभी जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है वो हमारा कहाँ चला गया है, वो हमारा अतीत में चला गया। यानी कि हर एक चीज़ जो व्यतीत हुई है वो सारी चीज़ें हमारी अतीत में चली जाती है। क्या हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है? नहीं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वही हमें पढ़नी पड़ती हैं। पर हर चीज़ अतीत होती है, तो हर चीज़ के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या क्या स्रोत होते हैं, तो कैसा पता लगाएं। तो आपने देखा होगा कि हम क्या कर सकते हैं, रेडियो जो होता है उसको सुनकर कुछ बातों का पता लगा सकते हैं, टेलीविज़न को देखकर पता लगा सकते हैं कि कल क्या हुआ था। कल के बारे में पता लगाने के लिए ये जो स्रोत हैं हमारे पास होती है, अखबार को पढ़कर हम पता लगा सकते हैं। पर अगर कहा जाए 1 साल पहले के बारे में आपसे पूछा जाए तो उसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है? उसके बारे में आप किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर पर कोई आपसे बड़ा है, आप उनसे बात कर सकते हैं, तो वो उन्हें याद होगा तो वो आपको कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हैं। लेकिन अगर बहुत साल पहले की बात की जाए तो कैसे पता लगाया जा सकता है कि उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें हुई होंगी। तो यहीं से हमारा जो चैप्टर की शुरुआत होती है और यहाँ पर जो है फिर बताया गया कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी कि जो हमारा इतिहास होता है, जो अतीत होता है, उसके बारे में हम क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। अतीत से हम ये जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कौन से कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम अतीत से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। हम आखेट को, यानी कि आखेट किसको कहा जाता है, शिकारी जो होते हैं, शिकार करते हैं, उनको कहा जाता है। हम आखेट को, पशुपालकों, कृषकों और जो शासक होते हैं, व्यापारी होते हैं, पुरोहित होते हैं, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार और एवं वैज्ञानिक, इन सब के जीवन के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अतीत के द्वारा। इसके साथ साथ हम जो हैं हम ये भी पता लगा सकते हैं कि बच्चे कौन से खेल खेलते थे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम ये चीज़ें पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इनके लिए हमारे पास कोई भी प्रस्तुत साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जो है, अब देखिए लोग कहाँ रहते थे, ये हमारा अगला पॉइंट है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मैप दे रखा है नेक्स्ट वाले पेज में, और उसमें हमें जो है मैप में हमें नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी, उसका देखना है कि वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो नर्मदा नदी है उसमें क्या हुआ था, कई लाख वर्ष पहले ही लोग इस नदी के तट पर रहना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने, कई लाख वर्ष पहले। और यहीं से क्या हुआ था, यहाँ रहने वाले जो आरंभिक लोग हैं उनमें से कुछ क्या थे, संग्रहक थे, यानी कि इकट्ठा करने वाले। अब ये क्या चीज़ें इकट्ठी करते थे, ये जो हैं ये भोजन इकट्ठा करते थे, जैसे कि जो पेड़ हैं उनकी जड़ें हो गई, फल हो गए, जंगल के अन्य जो उत्पाद हैं उन्हें इकट्ठा करते थे। तो इसलिए इन्हें संग्रहक कहा जाता था। और ये जो है कई बार जानवरों का क्या करते थे, शिकार भी करते थे, आखेटक। ठीक है, अब नर्मदा नदी के बारे में हम देख लेते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ पर है। तो अगर आप मैप में देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा, ये रही है हमारी नर्मदा नदी। ये बिल्कुल मैप के बीचों बीच है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के आसपास है। तो इसलिए यहाँ पर क्या सबसे पहले जो जीवन है कई लाख वर्ष पहले ही शुरू हो चुका था।
आप देखिए फिर उन्होंने बता रखा है हमें कि उत्तर पश्चिम के जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर 8,000 लगभग 8,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, स्त्री और पुरुष ने मिलकर क्या किया था, गेहूं और जो जौ है उनकी जो फसलें हैं वो उगाई थी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, कि जो ये सबसे पहले जो फसल है वो किस चीज़ की उगाई गई थी, उसका आंसर है आपका गेहूं और जौ। और कहाँ पर उगाई गई थी, सुलेमान जो पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान पहाड़ियाँ, क्योंकि देखिए आप मैप में ही देख सकते हैं, अगर मैप को आपको पता होना चाहिए दिशाओं का, ये हमारी उत्तर वाली दिशा होती है, ये हमारी क्या होती है, ये इस साइड वाली, ये जो है हमारी ये पश्चिम की दिशा होती है, ठीक है, और ये हमारी पूर्व की दिशा होती है, और नीचे हमारी क्या होती है, दक्षिण की दिशा होती है। तो उत्तर पश्चिम की बात हो रही है, तो ये वाला इलाका यहाँ से लेकर यहाँ तक का इलाका बताया गया है। अब यहाँ पर सुलेमान की पहाड़ियाँ और किरथर की पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं, देखिए मैप में, ये सुलेमान की पहाड़ियाँ और ये किरथर की पहाड़ियाँ, यहीं पर क्या होता, सबसे पहले जो गेहूँ और जो हैं वो उगाए गए थे। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया था, भेड़ बकरी और गाय जैसे जो पशु हैं उन्हें क्या है, पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था। और आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला पालतू जो पशु है वो क्या बनाया गया था, कुत्ते, जो कुत्ता होता है उसका जो पूर्वज होता है उसी को बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है। और फिर धीरे धीरे भेड़ बकरी गाय जो है उन्हें क्या है, पशु, ये जो जानवर होते थे, जो पशु होते थे, जंगली होते थे पहले, फिर धीरे धीरे उन्हें पालतू पशु के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया गया। और सबसे पहला कौन सा किया गया था, कुत्ते का जो पूर्वज है वो किया गया था, ठीक है। अब अगर हम उत्तर पूर्व की बात करें, यानी कि इस दिशा की बात करें, उत्तर पूर्व की, ये उत्तर हो गया, यहाँ पर पूर्व हो गया, ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पर गारो और मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं उनका पता लगाने के लिए कहा गया। और यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, कृषि का विकास होना शुरू हुआ था, और इसमें सबसे पहले जो है चावल उगाए गए थे। आपको ध्यान रखना, चावल कहाँ पर उगाए गए थे, विंध्य के उत्तर में जो स्थित जो क्षेत्र है वहाँ पर चावल उगाए गए थे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं साथ साथ में बता रही हूँ आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं साथ साथ में। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि सिंधु और जो सहायक नदी है उनका पता लगाने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए मैप में देखते हैं हम सिंधु कहाँ पर है हमारी, तो जो हमारी सिंधु नदी है वो इस साइड होती है, आप देख सकते हैं ये है हमारी सिंधु नदी। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी, यानी कि इसमें कौन सी नदियाँ आकर मिल रही हैं, तो झेलम और चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी जो है यहाँ पर सारी की सारी आके ऐसे मिल रही हैं। तो इसलिए ये सारी की सारी जो होती है इसकी सहायक नदियाँ होती है, सिंधु की सहायक नदी है सारी की सारी, जो भी मैंने आपको नाम लेकर बताया है। अब देखिए इन्होंने कहा है कि जो सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वहाँ पर क्या होता है, सहायक नदियों के बारे में इन्होंने डिफाइन किया कि सहायक नदियाँ क्या होती हैं, जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं वही सहायक नदियाँ होती हैं। तो लगभग आपका 4700 जो वर्ष है उस टाइम पर क्या हुआ था, इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक जो नगर हैं वो फलने फूलने लगे थे, यानी कुछ जो आरंभिक नगर हैं वो नदियों के किनारे बनाने शुरू कर दिए गए थे। गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे और जो समुद्र तटवर्ती इलाके हैं उनमें भी जो नगर हैं उनका विकास कब होना शुरू हो गया था, 2500 वर्ष पूर्व होना शुरू हो गया था। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सिंधु नदी के वहाँ पर क्या हो रहा था, नगरों का, आरंभिक नगरों का जो निर्माण है सबसे पहले वहाँ से देखना शुरू होता है हमारा, ठीक है। और गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में उन्होंने कहा है उनके बारे में पता लगाओ, और जो है यहाँ पर सोन नदी जो है उसके बारे में पता लगाओ। अब यहाँ पर ये हमें बताते हैं कि गंगा के जो दक्षिण में ये जो नदियाँ हैं जो आसपास के क्षेत्र में प्राचीन काल में मगध जो है, यहाँ पर आपका मगध अभी वर्तमान में बिहार में, आपको ध्यान रखना है ये बहुत ही शक्तिशाली एक जो रहा है क्षेत्र, जहाँ पर जो शासक भी बहुत शक्तिशाली रहा था मगध में, और उनका एक विशाल जो राज्य है वो स्थापित भी हुआ था, जिसके बारे में हम आगे जो क्लासेस आएंगी अपनी उसमें डिस्कस करेंगे मगध के बारे में, ठीक है। देश के जो कुछ कुछ हिस्से हैं वहाँ से क्या हुआ था, वहाँ से जो राज्य हैं उनकी स्थापना होनी शुरू हो गई थी। तो मगध के बारे में आपको ध्यान रखना है, अब वर्तमान में वो बिहार में है। इसके बाद अगर हम देखें हमारा जो ये छोटा सा यहाँ पर ये रह जाता है बॉक्स, इस बॉक्स को देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा जो दक्षिण एशिया है जिसमें हमारा आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि जो पड़ोसी देश हैं वो जो भी आपके दर्शाए गए हैं वो सारे के सारे क्या हैं आपके, वो एक उपमहाद्वीप होते हैं, यानी कि महाद्वीप से छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें उपमहाद्वीप कहा जाता है, और भारत भी एक उपमहाद्वीप के अंदर है, ठीक है।
अब लोगों ने सदैव क्या किया है, उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की है। अब आप सोचेंगे यात्रा क्यों की गई है। अगर आपने देखा हो कि हम भी क्या करते हैं, यात्राएं करते हैं। जैसे हम अभी यात्राएं करते हैं वैसे उस टाइम पर भी यात्राएं होती थी। तो यात्राएं उस टाइम पर किस लिए होती थी उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है। कभी कभी जो हिमालय हैं, ऊंचे ऊंचे जो पर्वत होते थे, पहाड़ होते थे, रेगिस्तान, नदियाँ, जो समुद्र के कारण जो है यात्रा जोखिम भी होती थी। इन सारी चीज़ों के कारण क्या होती थी, यात्राएं जोखिम होती थी, खतरनाक होती थी। फिर भी जो ये यात्री जिनके मन में कुछ कर दिखाने का जो साहस है वो होता था, तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता था। वो इन सारी मुश्किलों का सामना करते हुए भी वो क्या करते थे, यात्राएं करते थे। और कभी कभी लोग काम की तलाश में, जैसे कि अभी भी आप देखते हैं काम की तलाश में लोग यात्राएं करते, तो उस टाइम पर भी ऐसी यात्राएं की जाती थी काम की तलाश में। तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी यात्राएं करनी पड़ जाती हैं। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे युद्ध हुआ करते थे, इसलिए सेनाएं जो हैं दूसरे क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने के लिए भी यात्राएं करती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी जो काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। धार्मिक गुरु जो है लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए, जैसे आपको पता है जो भारत है वो भी स्थान खोजा गया था, और किसके द्वारा खोजा गया था आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, ठीक है। तो इसके इन सारी चीज़ों को चलते हुए जो लोग हैं यात्राएं करते थे, आपको ध्यान रखना है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो जोखिम भरी चीज़ें होती हैं उनको देखते हुए भी अगर उनके मन में कुछ कर दिखाने की क्षमता होती थी तो वो यात्राएं करते थे। अब देखिए इन्होंने पूछा आज लोग यात्राएं क्यों करते थे, तो ये क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी बुक के थ्रू। तो आप जो है इसका आंसर सोच सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आज लोग यात्राएं कर रहे हैं तो क्यों करते थे। एक बार फिर से हमें मानचित्र देखने के लिए कहा गया है कि पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र ये सारे के सारे उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। आपको पता है हमारे मानचित्र में पहाड़ियाँ भी हैं, पर्वत भी हैं और समुद्र भी हैं। सारी की सारी चीज़ें प्राकृतिक जो सीमा है उसका निर्माण कर रही है। तो हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार कर पाना आसान नहीं होता था। जैसे कि ऊपर बताया गया है, जो यात्राएं करना क्या है, कठिन हुआ करता था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर भी गए। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप से बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं आकर बस गए, जिसकी वजह से जो सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं वो समृद्ध हुई। यानी कि बाहर से आकर लोग अगर हमारे भारत में आकर बसेंगे तो क्या होगा, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसमें भी क्या होगा, थोड़ा चेंज होगा, वो समृद्ध होगी। कुछ चीज़ें बाहर की हमें पता चलेंगी, जैसे कि वर्तमान में हमारी संस्कृति कितनी ज़्यादा समृद्ध हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए कई सौ वर्ष जो है लोगों ने जो पत्थर है उसको तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के जो नए नए तरीके हैं उनके बारे में भी एक दूसरे के साथ अपने जो विचार हैं वो एक दूसरे के साथ साझा किए। जैसे कि अगर आप देखते होंगे आपके जो मम्मी हैं, जब वो किसी की भी पार्टी वगैरह में जाती है, किसी घर पे खाने पे जाते हैं, तो वो क्या पूछते हैं ये खाना कैसे बनाया, इस तरीके से ये बातें चलती हैं उनकी। तो इसी तरीके से पहले भी हुआ करती थी, ठीक है। अब हमारा ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, देश का नाम। अपना जो देश का नाम है, यानी कि हमने अपने देश के नाम को इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं, तो ये जो देश का नाम है क्या ये स्टार्टिंग से ऐसा ही रहा होगा? स्टार्टिंग से हमारे इस इलाके को इंडिया या भारत कहा जाता था? नहीं, इसका आपको अच्छे से अध्ययन करना है कि जो इंडिया है, इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है और इंडस का संस्कृत में मतलब होता है सिंधु, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इंडिया जो शब्द है इंडस से निकला है और इंडस शब्द संस्कृत में उसका अर्थ होता है सिंधु। अब अगर हम ईरान और यूनान जो है अगर उसे देखें तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी थे और यूनानी थे उन्होंने सिंधु को क्या कहा, इंदोस और इंदुस कहा, ठीक है। हिंदोस और इंदुस का, यानी कि ईरानियों ने जो सिंधु क्षेत्र है, आपने देखा होगा कि हमारा जो मैप है कुछ इस तरीके से था, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है ये उत्तर का एरिया होता है, ये हमारा पश्चिम का होता है और यहीं पर हमारी सिंधु नदी है। तो ये जो सिंधु है, सिंधु जो क्षेत्र था, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंधु था, तो उसे जो है ईरानियों और यूनानियों ने इंदुस और हिंदुस कहा, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हुआ, इस नदी के पूर्व में जो स्थित जो क्षेत्र था, जो भूमि थी, यानी कि जो सिंधु नदी थी उसके पूर्व में जो भी क्षेत्र था उसे इन्होंने इंडिया नाम पुकारा। यानी कि अपने पूरे भारत को इन्होंने क्या है, इंडिया नहीं कहा था, इन्होंने
जो सिंधु है उसे इंदुस और इंदुस कहा, ठीक है, हिंदूस और इंदुस कहा। और उसके सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र, पूर्व के एरिया वाला जो क्षेत्र था, उसे इंडिया कहा था। भारत नाम का प्रयोग वो किसके लिए करते थे? वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए करते थे। उत्तर पश्चिम यानी कि ये हमारा उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है, तो उत्तर पश्चिम ये दोनों के दोनों आ जाएंगे। यहाँ पर जो लोग रहते थे उनके लिए भारत शब्द का प्रयोग करते थे। कौन करते थे? ईरानी और यूनानी। और धीरे धीरे जो भारत शब्द है उसका जो प्रयोग है वो संस्कृति में ढलता गया हमारी। और जो इसका जो प्रूफ है हमें मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद कितना पुराना ग्रंथ है आपको ध्यान रखना है, ये लगभग 3500 वर्ष पुराने जो ग्रंथ है आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे प्रयोग होते होते हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी रही है हमारे देश के नाम की। अब अगर हम देखें अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है अतीत के बारे में क्या कैसे जाने। तो अतीत के बारे में कैसे जाने, इसके बारे में जानने के लिए बहुत सारे स्रोत होते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारा जो है सबसे पहले हमारी जो पांडुलिपियाँ हैं वो आती हैं। पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? ये ऐसी पुस्तकें होती हैं जो हाथ से लिखी जाती हैं, ठीक है, हाथ का प्रयोग करके लिखी जाती है, उसे पांडुलिपि कहा जाता है। और डिटेल में अगर आपको पता करना है तो देखिए, जो पांडुलिपि होती है 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी, उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए जो पांडुलिपि होती है वो हाथ से लिखी जाती है। और अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहा जाता है? इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। और मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है, लैटिन भाषा में मेनू का मतलब होता है हाथ से निकला हुआ, ठीक है। तो इसलिए पांडुलिपियाँ जो है वो हाथ से लिखी हुई लिपियाँ होती थी। तो पांडुलिपियाँ ताड़पत्र और जो हिमालय क्षेत्र में उगने वाला जो ब्रुज नामक पेड़ की जो छाल है उसका प्रयोग करके उसके ऊपर लिखा जाता था। या तो ताड़पत्र होता था उसके ऊपर लिखा जाता था, या फिर ब्रुज नामक जो पेड़ था उसकी छाल पर लिखा जाता था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब जो है पांडुलिपियाँ जो होती हैं वो बहुत सारी पांडुलिपियाँ, क्योंकि वो क्या है ताड़पत्रों वगैरह पर लिखी जाती थी, ठीक है, ब्रुज नामक जो पेड़ की छाल है उस पर लिखी जाती, तो इसकी वजह से क्या हो गई, बहुत सारी नष्ट हो गई। जो कीड़े हैं वो लग गए उनके ऊपर, तो जिसकी वजह से वो नष्ट हो गई। कुछ आज भी उपलब्ध है, जैसे कि उनके अंदर क्या है, मंदिरों और विहारों के बारे में बताया गया है। जो पुस्तकें हैं उनमें धार्मिक मान्यता और व्यवहारों और राजाओं के जीवन के बारे में बताया गया, औषधियों के बारे में बताया गया, विज्ञान के बारे में बताया गया है। इनके अतिरिक्त हमें जो महाकाव्य जो है, कविताएं, नाटक भी मिले हैं जिनमें क्या है संस्कृत में लिखे हुए हैं ये सारे के सारे ज़्यादातर, और कुछ जो प्राकृत और तमिल में भी हमें लिखे हुए मिलते हैं। और जो प्राकृत भाषा है वो आम लोगों की भाषा उस समय हुआ करती थी, ठीक है। अभी वर्तमान में हमारी हिंदी ज़्यादातर जो है हमारी आम लोगों की भाषा, उस तरीके से उस टाइम पर प्राकृत भाषा आम लोगों की भाषा हुआ करती थी। तो एक स्रोत हमारा क्या हो गया, पांडुलिपि हो गया। दूसरा स्रोत हमारा अभिलेख होते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? अब ऐसे लेख जो पत्थर या फिर जो धातु होती है उनसे क्या होते थे, जो पत्थर होते हैं वो जो हार्ड जो सरफेस होता है यानी कि कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे। उत्कीर्ण करने का मतलब है जो पत्थर है उस पर गढ़े जाते थे अक्षर, ठीक है, लिपि गढ़ी जाती थी, तो उसे कहा जाता था हमारे अभिलेख, ठीक। कभी कभी शासक और अन्य जो लोग हैं, अब अभिलेख कौन लिखवाता था? या तो शासक लिखवाते थे, या फिर कुछ लोग हैं उन्हें अपने आदेश देने के लिए, या फिर कुछ लोग आपस में आदेश वगैरह देने के लिए लिखवाते थे। ज़्यादातर शासक ही अभिलेख लिखवाते थे। जैसे कि अशोक हमारा जो शासक, उसके बारे में हमें जो है ये अभिलेख वगैरह ज़्यादातर प्राप्त हुए हैं, जिसमें क्या करते थे, अगर वो किसी युद्ध में जीते हैं तो उसके बारे में घोषणा करवाई जाती थी। इस तरीके से वो क्या करते थे, कठोर सतह पर लिखे जाते थे। आपको ध्यान रखना है, पांडुलिपि जो है कठोर सतह पर नहीं लिखी जाती है, और अभिलेख जो है वो कठोर सतह पर लिखे जाते हैं, जैसे कि पत्थर और हमारे धातु इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अब जो है यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। कुछ जो राजा रानी के सहित इसके साथ साथ जो स्त्री पुरुष हैं वो भी अपने कार्यों का विवरण करने के लिए जो है अभिलेख लिखवाते थे, यानी कि राजा रानी जो है अच्छे काम करते थे तो भी वो अभिलेख लिखवाते थे। और नॉर्मल जो इंसान, आम जो लोग थे वो भी क्या है कभी कभार जो है अभिलेख लिखवाते थे, ठीक है। क्यों लिखवाते थे? अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, किसी को जो भूमि दान कर दी है, भूमि दे दी है दान के तौर पर, तो उसका जो प्रचार करने के लिए कि हमने इतना अच्छा काम किया है, तो उसके लिए वो अभिलेख लिखवाते थे। जैसे कि अभी वर्तमान में आप स्टेटस लगाते हैं कि मैंने ये काम किया है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गया। अब जो है यहाँ पर देखिए, इसके अतिरिक्त अन्य जो वस्तुएं हैं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। यानी कि
पुरातत्वविद किसे कहा जाता है? जो वस्तुएं, यानी कि जो वस्तुएं पुराने टाइम में, अतीत में जो वस्तुएं प्रयोग की जाती थी, तो अभी वो वर्तमान में अवशेष के तौर पर हमें मिलती है। किसके तौर पर? अवशेष के तौर पर हमें मिलती है। अब अवशेष जो क्या होता है? बची कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें जो वस्तुएं पूरी की पूरी सही सलामत मुश्किल से मिलती हैं, तो उनके जो अवशेष होते हैं वो मिलते हैं, और उनका अध्ययन जो करता है उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष हो गए, ठीक है। जैसे कि जो पत्थर और ईंटों का प्रयोग करके अगर कोई इमारत बनाई गई थी अतीत में, तो वो टूटी फूटी अगर अभी मिली है तो वो अवशेष कहलाएगी, और उसका अध्ययन अगर कोई करता है तो उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन भी जो कौन करता है? पुरातत्वविद करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, इन सब का अध्ययन करते हैं पुरातत्वविद। अब यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये जो मटका ये दिखाया गया है, इसके साथ साथ ये जो आपको दिखाया गया मोहर दिखाई गई है, उस टाइम पे यूज़ की जाती थी, और इस पे आप जो चित्र हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर जानवरों के जो चित्र हैं वो मोहर के ऊपर लगाए जाते थे, जैसे कि अभी वर्तमान में हमारे जो सिक्के होते हैं वो हमारे मोहर के तौर पर है, ठीक है, जो मोहरें होती है इस तरीके से। और इसके साथ साथ जो मोहरें होती हैं, ये सिक्के नहीं, मोहरें हैं हमारी, ठीक है। मोहरें क्या होती थी कि अगर किसी को एक सामान दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता था तो वो क्या करते थे, उस सामान को पैक करने के बाद, उस पर गांठ लगाने के बाद उसके ऊपर जो ये मोहर है वो लगाई जाती थी, जिससे ये पता चलता था अगर जो मोहर है वो हटी हुई मिलती तो इसका मतलब क्या है, वस्तु के साथ छेड़खानी की गई है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इसलिए प्रयोग की जाती थी। अब जो सिक्के हैं वो भी प्राप्त हुए हैं छानबीन करने के बाद, खुदाई करने के बाद, यहीं पर वही चीज़ें बताई गई हैं। और इसके साथ साथ कुछ जो पत्थर, पक्की मिट्टी जो है, और इसके साथ साथ धातु से बनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भी हमें मिली है। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, इसलिए हमें वो एज इट इज़ मिल जाते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं वो जानवरों, चिड़ियों, मछलियों और हड्डियों को भी ढूंढते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों से उन्हें पता चलता है कि उस टाइम पर किन चीज़ों को खाया जाता था, किन चीज़ों का शिकार किया जाता था, कौन सी जो जानवर पालतू बनाए जाते थे। तो ये रीज़न होता है पुरातत्वविदों का इन सब की खोज करना, ठीक है। और इसके साथ साथ अतीत में जो लोग क्या खाते हैं इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वो क्या है, जले हुए रूप में ही बचे हुए मिलते हैं, और उसका प्रयोग करके वो ये देखते हैं कि उस टाइम पर कौन सी खेती सबसे पहले की गई है। जैसे मैंने आपको कहा गेहूं और जौ सबसे पहले उगाए गए थे, तो वो जो चीज़ है वो अवशेष जो गेहूं के दाने जलकर बचे हुए हैं उनसे पता चला है उन्हें कि वो कितने पुराने हैं। तो कार्बन विधि के द्वारा वो ऐसा देख सकते हैं, ठीक है, पुरातत्वविद। अब देखिए जो पांडुलिपि हो गई, जो अभिलेख हो गए, जो पुरातत्व जैसे ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार का जो जो स्रोत जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो पांडुलिपियाँ होती हैं, अभिलेख होते हैं, पुरातत्व जो साक्ष्य होते हैं, उन सब को जो इतिहासकार जो इन सारी चीज़ों का प्रयोग करता है इतिहास की रचना करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, इन सारी चीज़ों को स्रोत कहा जाता है, ठीक है। अब इतिहासकार किसे कहा जाता है? इतिहासकार उसे कहा जाता है जो अतीत का अध्ययन करता है, जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है। तो स्रोत के प्राप्त होते ही वो क्या करते हैं, अतीत के बारे में पढ़ना और खोजना शुरू कर देते हैं। वो बहुत रोचक ढंग से करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। यानी कि पुनर्निर्माण ही तो हो रहा है कि जो भी चीज़ें मिल रही है उन साक्ष्यों के आधार पर वो अतीत का निर्माण करें दोबारा से, तो इसलिए से पुनर्निर्माण कहा गया है, ठीक है। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूस की तरह होते हैं जो क्या करते हैं, इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के तौर पर करके और एक अतीत की रचना कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अतीत एक या अनेक, यानी कि अतीत जो होता है, अगर मैं कहूँ मेरा जो कल था, यानी कि जो मेरा कल बीत चुका है वो मेरा खुद का अतीत है, पर अतीत एक होता है या अनेक होता है, ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर आंसर देते हुए कहा गया है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य के लिए किया गया है कि इस तथ्य को दिखाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत का जो मायना है वो अलग अलग होता है। अगर आप जो है जो राजा महाराजा हैं उस टाइम पर जो राजा महाराजा रहे उनके अतीत की बात की जाए तो वो अलग रहा है। उस टाइम पर जो पशुपालक हैं उनका अतीत देखा जाए तो वो अलग रहा है। कुछ जो शिकारी हैं उनका अतीत जो है अलग रहा है। व्यापारी हैं उनका अतीत अलग रहा है। तो यानी कि हर किसी के लिए जो अतीत है वो अलग अलग रहा है। तो अतीत अनेक होता है, तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। एनसीईआरटी बुक जो है हमारे अतीत, ये जो बुक का नाम है, ठीक है।
ऐसे यहाँ पे बताया गया है कि जो पशुपालक, जो कृषक हैं, उनसे बिल्कुल भिन्न जो अतीत है वो किसका रहा है, राजा और रानियों, क्योंकि ये तो विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे और पशुपालक और जो कृषक हैं वो तो मेहनती थे, वो मेहनत करते थे, ठीक है। और व्यापारियों का जो जीवन है शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग रहा है। जैसे हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन किया करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में क्या होता है, शहरों में जो खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि अब हम भी जो है दूध वगैरह के लिए किसी और पर जो है हम निर्भर हैं। हम खुद गाय वगैरह पाल कर हम उनका दूध नहीं पीते हैं, हम बल्कि क्या है पैकेट वाला दूध ले आते हैं, या फिर किसी घर में गाय वगैरह होती हैं, वो रोज़गार कर रहे हैं दूध बेचने का, तो उनसे खरीद लेते हैं। तो इसलिए हम जो शहरों में रहकर हम क्या करें, किसी और पर निर्भर हो रहे हैं। तो इस टाइम का जो अतीत है वो भी हमारा अलग अलग ही चल रहा है, ठीक है। यही एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दिया है। अब देखिए, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद भी हमें दिखाई देता है। उस समय जो शासक है अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, ठीक है। तो इसलिए जो शासक है उनका अतीत खोज निकालने में हमें दिक्कत इतनी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, अभिलेख वगैरह है, यानी कि उन्होंने अभिलेख जो पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, अगर वो कहीं पर युद्ध लड़के आए और वहाँ पर वो जीत गए तो पूरे में प्रचार करने के लिए वो क्या करते थे, अभिलेख, इसके साथ साथ वो अपने जो किताब वगैरह हैं वो भी छपवाते थे, यानी कि लिखवाते थे हाथों से, ठीक। जैसे कि अशोक है, उसने ऐसा किया है, ठीक है। अकबर है, उसने भी ऐसा किया है। तो आप देख सकते हैं, आगे चलेंगे जब हम मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे हर एक राजा ने क्या किया था। जैसे कि अकबर है, ठीक है, उसका जो पुत्र रहा है उसने, तो हर एक राजा ने क्या किया था, हर एक शासक ने क्या किया था, जो अपने बारे में एक किताब जो है वो छपवाई थी, अपने बारे में किताब जो है हैंड रिटन तौर पर, पांडुलिपि के तौर पर लिखवाई थी। इसलिए इनका जो इतिहास खोजने में दिक्कत इतनी नहीं होती है। बल्कि अगर हम एक शिकारी, हम अगर देखें आम लोग उस टाइम पर, उस समय ही में, जिस समय में शासकों के बारे में पता चला हमें, उसी समय में अगर हम आम लोगों के बारे में, यानी कि हम जैसे जो लोग होते हैं उन लोगों के बारे में अगर हम उनका अतीत जानने की कोशिश करें तो उनका स्रोत हमें बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि वो अपने बारे में कहीं पर नहीं लिखते हैं। तो जैसे शिकारी, मछुआरे हो गए, जो संग्रहक हो गए, कृषक हो गए, पशुपालक हो गए, ये सब आम आदमी है और इनके कार्यों का लेखा जोखा कहीं पर नहीं होता है। तो इसलिए पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, यानी कि जैसे कि उस टाइम पर क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं उनके थ्रू हमें पता चलती है। जैसे कि अन्न के दाने अगर जल गए हैं तो उससे पता लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो इमारतें रही हैं, किस तरीके के घर रहे हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें रही हैं उस टाइम पर, तो ये इसके थ्रू भी हमारा जो अतीत है वो अलग अलग रहा है। अब तिथियों का मतलब जो है क्या है, तिथियों का मतलब, यानी कि अगर तिथि के बारे में देखा जाए तो आपने देखा होगा कि उस दिन की तारीख, माह और वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और जो वर्ष है उसके बारे में हम बता सकते हैं। वर्ष की है गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से शुरू हुई है, ठीक है। यानी कि अगर हम 2000 कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या, ईसा मसीह के जन्म के बाद 2000 साल हो गए हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और अगर हम कहें 2000 साल पहले, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो एक बिंदु बना ली गई है इस तरीके से हम कह सकते हैं ये ईसा मसीह का जन्म है। इससे पहले वाले जो होंगे वो ईसवी पूर्व कहलाएंगे, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, इससे पहले वाले कहलाएंगे जितने भी साल रहे हैं। और इसके बाद जो है वो ईसवी होगी, यानी कि हमारी एडी कहलाएगी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और कई बार जो है बिफोर क्राइस्ट को क्या कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट को कई बार जो है आप देख सकते, कभी कभी एडी की जगह सी, यानी कि जो एडी है इसकी जगह कभी कभी सीई का प्रयोग किया जाता है, कॉमन एरा। और कभी कभार जो है बीसीए, जो हमारा बीसीए बिफोर क्राइस्ट, इसकी जगह बीसीई का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बीसीई का प्रयोग किया जाता है कभी कभार। तो इस तरीके से होता है, ये हमारा बिंदु होता है। ये 0 साल मान लिया गया है। इससे पहले जितने भी हैं वो ईसवी होंगे, इसके बाद जितने भी आए, और इससे पहले जितने भी हैं वो हमारे ईसा पूर्व रहे हैं, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले के साल। और यहाँ पर आप इनकी फुल फॉर्म देख सकते हैं। ये कॉमन एरा सीई की फुल फॉर्म है, बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा कहलाया जाता है। और इसी तरीके से हम जो है बीपी जो है उसका भी कभी कभार यूज़ देखते हैं इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले, ठीक।
तो इसके आधार पर ही आप सभी कैलेंडर वगैरह जो ये छपे हुए देखते हैं अपने, इसी के आधार पर हमें जो तारीखें हैं वो उनकी गणना की जाती है। और यहाँ पर आप अगर आगे देखेंगे तो इस तरीके से जो है हमारे इतिहासकार जो है जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह हैं उनका अध्ययन करते हैं। उस टाइम पर जो जानवर वगैरह हैं या फिर चित्र वगैरह हैं उनका प्रयोग किया जाता था किसी भी चीज़ को लिखने के लिए। तो इस तरीके से जो है वो क्या करते हैं, इस तरीके से इतिहासकार बहुत सारी लैंग्वेज जो होती है अलग अलग जो पांडुलिपि वगैरह में लिखी गई जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ते हैं, कॉमन चीज़ें निकालते हैं और फिर उन्हें रीड करते हैं। और इसी के साथ जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, आई होप आप सभी को इंटरेस्टिंग लगा, पढ़ने में मजा आया, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली हों। और अगर ऐसा हुआ है तो आप सभी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी इसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।